हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर चैप्टर ऑफ एसीसीए डिप आईएफआरएस। आज हम देखेंगे IFRS 16 लीजेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम या हर ऑल्टरनेटिव एग्जाम में आते हैं। ये काफ़ी नया भी है। इसमें हम देखेंगे राइट ऑफ यूज एसेट्स क्या होते हैं, लीज लाइबिलिटी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि इसमें से एग्जामिशन और रिकग्निशन क्राइटेरिया भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक सवाल आया जिसको आपने पूरा सॉल्व कर लिया एग्जाम में, उसके बाद आपने देखा अरे इसमें तो लीजेस लगती नहीं है, इसमें तो कोई और सी अकाउंटिंग लगती है, आपने पूरी अकाउंटिंग कर ली। एग्जामिशंस जानना जरूरी है कि कैसे एग्जाम, क्या क्या इसके अंदर कवर नहीं होता। फिर सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज फ्रॉम लेसर परस्पेक्टिव। लीज लेसी के हिसाब से IFRS 16 ने हटा ही दिया है, तो हमें तो एक ही तरह की अकाउंटिंग है और इन सबकी अकाउंटिंग ऑफ दी अबव। तो एग्जाम में आपसे लेसी की तरफ से भी अकाउंटिंग पूछ सकते हैं, लेसर की तरफ से भी अकाउंटिंग पूछ सकते हैं, तो हम दोनों चीजें देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा लीज अकाउंटिंग की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जैसे कि क्या वो वजह थी कि जिसकी वजह से कि हमें पूरा का पूरा स्टैंडर्ड लाना पड़ा, इतनी सारी चेंजेस करनी पड़ी। US गैप ने भी अपने हिसाब से चेंजेस करी, IFRS ने भी अपने हिसाब से चेंजेस करी। जैसे कि लीज अकाउंटिंग के पहले होता क्या था कि अगर जैसे हमारे पास 1 साल की लीज है, साल भर का हमारा जो हमें रेंटल्स पे करना है वो 12,000 है, तो हम उसको 12,000 डिवाइडेड बाई 12 पर मंथ 1,000 रुपीज का रेंट है, सिर्फ वही उतना ही रेंट दिखाया करते थे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। अगर 10 साल की भी लीज है तो हर साल सिर्फ 12-12 हजार ही रिकग्नाइज होता था। अगर हमारे पास 100 साल की लीज है तो भी वही रिकग्नाइज होता था। तो जब ये चीज देखी कि सिर्फ इसमें हम रेंटल्स रिकग्नाइज कर रहे हैं, पर ये रेंट तो है नहीं, इसमें हमारे पास लाइबिलिटी भी है। अब अगर हम कल को लीज कैंसिल करने जाते हैं किसी भी वजह से किसी भी टाइम पे, तो हमें मिनिमम लीज की पेमेंट करनी पड़ेगी, मिनिमम लीज लाइबिलिटी बनेगी। तो एक अमेंडमेंट तब आया कि ठीक है, आप मिनिमम लीज लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर दीजिए कि हमारी मिनिमम इतनी है, ये हमारी मिनिमम लीज लाइबिलिटी, और ये हम अपना रेंटल्स PNL में डाल के रिकग्नाइज करते रहिए, चलेगा। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद फिर एक बैठक बैठी, उसमें सारे अकाउंटेंट्स बैठे कि ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है। कुछ ऑयल कंपनीज वगैरह हैं जो 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के लिए ऑलरेडी लैंड को रेंट पे ले रखे हैं, मशीन्स रेंटेड ले रखे हैं, तो काफी लंबे लंबे टाइम के लिए हैं, और इनको ऐसा नहीं है कि हम कभी भी टर्मिनेट करेंगे ही। अगर बिजनेस चलाना है तो ये तो चलते ही रहेंगे। तो फिर जो एक रीजन आया कि ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लाइबिलिटी है जो हमें बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए। अगर शेयर होल्डर्स को हमें पता ही नहीं होगा, अगर हम 100 करोड़ की लीजेस लेके बैठे हैं, 200 करोड़ की बैठे हैं, और अगर शेयर होल्डर्स को ये चीज पता ही नहीं रही, वो सिर्फ रेंटल्स देख रहे हैं कि हाँ 50 लाख 1 करोड़ का रेंटल है साल का, उनको ये पता ही नहीं है कि ये 100 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो फिर दिक्कत रहेगी। तो उन लोगों को एक प्रॉपर प्योर डिस्क्लोजर के चलते हुए हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखाना चालू कर देंगे कि हमारी 100 करोड़ की लाइबिलिटी है। तो अब सवाल बनता है कि अगर हम लाइबिलिटी दिखाएंगे तो हमें फिर एसेट भी दिखाना चाहिए। तो एसेट भी है, पर ये एसेट एग्जैक्ट एसेट तो होता नहीं है, ये एसेट तो किसी और का है, लीज एसेट है। तो इसको हम दिखाएंगे राइट ऑफ यूज एसेट, क्योंकि हमारे पास इसके राइट है यूज करने का, हम चाहे जैसे भी यूज करें, तो इसलिए ये राइट ऑफ यूज एसेट दिखेगा। तो इसको अकाउंट कैसे करना है, अगर आपके पास 100 करोड़ की लीज है, तो आप 100 करोड़ का एसेट दिखाएंगे, 100 करोड़ की लाइबिलिटी दिखाएंगे। अब जब आपने एसेट जो है वो राइट ऑफ यूज है, तो आप उसको अमोर्टाइज करते रहिए नॉर्मली, मंथ ऑन मंथ, और ओवर द पीरियड ऑफ लीज। जैसे अगर 100 साल है तो 100 साल पे आप उसको अमोर्टाइज करते रहिए, तो वो आपका अमोर्टाइजेशन हो गया, उससे आपके ROU एसेट कम होते रहेंगे। और अगर आपकी लीज लाइबिलिटी है वो पेमेंट से कम होती रहेगी। और एक्सपेंस के नाम पे आपका जो अमोर्टाइजेशन है वो एक्सपेंस नहीं जाएगा, जो एक्सपेंस के नाम पे है वो आपका जो भी आपका मंथली एक्सपेंस बैठता है स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे वो जाएगा। इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिर एक सवाल है, जैसे 100 करोड़ की अगर आपके पास एक लीज है, तो क्या आप पूरे के पूरे 100 करोड़ एज अ लाइबिलिटी दिखा सकते हैं? तो किसी ने कहा कि देखिए ये 100 करोड़ तो ओवर 100 ईयर्स हमें पे करने हैं। आज की डेट में तो ये हो सकता है कि सिर्फ 75 करोड़ हो, 80 करोड़ हो, 50 करोड़ ही हो, ये 100 करोड़ थोड़ी है। आज की डेट में अगर हम 100 साल के लिए किसी चीज को FD में रखेंगे, तब वो जाके 50, अगर हम आज 25 या 50 करोड़ रखेंगे तो 100 साल बाद तब वो 100 करोड़ होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट। तो इसी वजह से आया कि ठीक है, जितने की भी लीज अगर 100 करोड़ की है तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और उस प्रेजेंट वैल्यू पे हम अपने एसेट और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। तो कुछ इसी तरह से, अब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में मैं आपको 4,464 रुपीज दे देता हूँ, आप 12% का उस पर इंटरेस्ट अर्न करेंगे, तो अगर आप इतना FD में डालते हैं 4,464, तो आपका 1 साल बाद वो आपका 5,000 हो जाता है। अगर आप आज 3,986 डालते हैं तो 2 साल बाद वो 5,000 हो जाएगा। अगर आज की डेट पे आप 2,000 रुपीज डालते हैं तो 12% के हिसाब से 8 साल बाद वो 5,000 हो जाएगा। तो ये है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। अब होता क्या है कि लीजेस में हमें ये वैल्यू तो पता होती है कि हमें 35,000 पे करना है ओवर 8 ईयर्स, हर साल का 5,000 है, हमें इंटरेस्ट रेट भी पता होता है, हमें ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता होती जिसमें हमें एसेट और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। तो इसको हम कंप्यूट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से, वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो 5,000 12% के इंटरेस्ट रेट से प्रेजेंट वैल्यू है सिर्फ 4,400, तो हमें सिर्फ इतना ही, एक तरह से आप ये समझ लीजिए सिर्फ इतना ही अमाउंट अगर हम FDs में डालें या किसी में डालें तो हमें इतना अमाउंट फैच करके देंगे। तो अगर हम आज टोटल 20,000 12% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 20,000 अगर हम 8 साल के लिए FD में डालें तो हमें 35,000 मिल जाएंगे। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। 35,000 की अगर आज की प्रेजेंट वैल्यू देखी जाए तो 20,000 है, इंटरेस्ट रेट 12% के इंटरेस्ट रेट से। ऑब्वियसली इन बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट ये अमाउंट चेंज होता रहेगा, तो हम वो आगे देखें। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव मेन फीचर्स के बारे में IFRS 16 के। तो IFRS 16 का ऑब्जेक्टिव बड़ा ही सिंपल है कि वो क्या करता है, वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि
किस क्या आपकी लीज है या नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर है तो उसको रिकग्नाइज कैसे करना है, रिकग्नाइज करने के लिए आपको उसको मेजर कैसे करना है, मेजर के बाद आपको उसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, मतलब बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, और उसको डिस्क्लोजर कैसे करना है। और यही आपको IFRS 16 बोथ लेसर एंड लेसी दोनों की अकाउंटिंग बताता है। इसके लिए फिर ऐसा नहीं है लेसर के लिए सेपरेट है लेसी के लिए सेपरेट है, दोनों के लिए अकाउंटिंग आपको यहीं पे मिल जाती है। फिर इसके मेन फीचर्स क्या है, लेसी टू रिकग्नाइज, ये चीज हमने देखी थी कि लेसी है वो रिकग्नाइज करेगा एसेट और लाइबिलिटी को। एसेट को हम चेंज कर देंगे राइट ऑफ यूज, ROU से, तो राइट ऑफ यूज एसेट बोलेंगे, उसको डेप्रिशिएट नहीं अमोर्टाइज करेंगे। लाइबिलिटी को लाइबिलिटी ही बोला जाएगा क्योंकि वो एक्चुअल लाइबिलिटी है। और इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं वो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन जैसे कि यहाँ पे अगर आपका लेस देन 12, मतलब अगर 12 मंथ्स का भी अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर उसको कोई एज अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको इसमें रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एक्सपेंस में डाल के खत्म कर सकते हो छोटा। या फिर लो वैल्यू, अब लो वैल्यू ने बताया नहीं कितनी, पर जैसे $5,000 हो गई या 50,000 रुपए हो गए या ऐसे कुछ लो वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी हो सकता है, या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। हम आगे देखेंगे कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या है। फिर एक ये चीज बड़ी आसान कर दी, पहले होता था कि ऑपरेटिंग लीज कौन सी है, फाइनेंस लीज कौन सी है, ये पता करो, क्लासिफाई करो, अकाउंटिंग उस हिसाब से करो, फाइनेंस लीज में इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह। तो यहाँ तो हम वैसे ही इंटरेस्ट कॉस्ट लेसी में ही देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा लेसी को के लिए छोड़ दो, अब उसके लिए कुछ ऑपरेटिंग फाइनेंस नहीं है, वो तो सारी एक सी लीज मान के अकाउंटिंग करेगा। लेसर के लिए उन लोगों ने कर दिया कि आप देख लो ना कि आपको क्या लगता है, ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस लीज है, और अकॉर्डिंगली आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे। आइए और देखते हैं फिर IFRS 16 के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो ये सारी लीजेस पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू जो हमने पहले देखा। अच्छा, लेसर्स को रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्लासिफाई करें कि ऑपरेटिंग और फाइनेंस, लेसी को नहीं करना है, एक काम कम हुआ। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट ऑफ यूज ऑफ एन एसेट। तो ये आपको ये नहीं कहता कि एसेट आपका है, ये कहता है कि इस एसेट का आपके पास राइट्स है यूज करने का, और इसके बदले में आपको कुछ पैसे या कुछ देना पड़ेगा। फिर आपका इसमें दूसरा चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो राइट टू कंट्रोल, हमें देखना पड़ेगा राइट टू कंट्रोल किसके पास है। राइट टू कंट्रोल लेसी के पास होना चाहिए, तभी वो राइट ऑफ यूज एसेट बनेगा। जिसका मतलब है राइट टू कंट्रोल का क्या मतलब है कि वो उसको ऑब्टेन्स ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज, और खुद ही डायरेक्ट भी कर पाए। अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब प्रॉफिट, जहां जहां भी आपको वर्ड यूज करना हो कि अगर इसको यूज करके इससे पैसे कमाए जाएंगे, तो पैसे कमाने को चेंज कर देंगे आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स वर्ड से। तो राइट आपके पास आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके हुए उसमें, और जैसा भी आप चाहें वैसे काम करवा सकते हो। आप कहोगे डायरेक्ट द यूज, क्या होता है डायरेक्ट द यूज? होगा कि आप बताओगे इस एसेट को जो भी आपने लीज पे लिया है कि इसको कहाँ और किस पर्पस के लिए यूज करना है। अगर आप नहीं बताओगे तो ये पहले से स्टेटेड होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, तो भी हम मान लेंगे कि भाई आपने कहा है कि डायरेक्ट द यूज। जैसे एक प्रॉपर्टी है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उस पर दुकान ही खुल सकती है और कुछ नहीं हो सकता है, तो आप उसको किसी और चीज के लिए ऑफिस तो नहीं बनाओगे, उस पर आप दुकान ही खोल सकते हो, उस पर सेल परचेज ही कर पाओगे, तो वो एक हो गया। लेकिन ये पहले से ही स्टेटेड था कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इस पर सिर्फ दुकान ही खोल सकती है, तो आपने दुकान खोल ली, उसको घर नहीं बना सकते, तो वो भी आपका डायरेक्ट ऑफ यूज ही आ गया। फिर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट लीजेस, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे ये क्या हुआ कि अगर आपने मान लीजिए किसी से कहा कि मेरे को अपना व्हीकल आप लीज पे दे दीजिए 10 ईयर्स पे, आप देके भूल जाइए, इसमें अगर कोई काम वाम आता है तो वो मैं करवा लूंगा, इसको जब मेरा मन होगा मैं अपने पर्पस के लिए यूज करूंगा, नहीं तो बाहर किसी ड्राइवर को दे दूंगा कि आप यूज करो और पैसे दो, मतलब इससे इस कार से जो भी करवाना होगा वो मैं करवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप तो सिर्फ मेरे को 10 साल के लिए देके आप भूल जाओ, आप 10 साल तक रेंटल्स लो। तो ये तो प्रॉपर लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन इसी को अगर थोड़ा सा ऑल्टर कर दें, तो जो बंदा था जिसको देना था लेसर, उसने बोला कि देखिए मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा, मैं आपको कार आपके ऑफिस आने जाने के लिए ही दूंगा और किसी पर्पस के लिए नहीं दूंगा। अगर इसमें से उसके बाद, और मैं आपको सिर्फ 9 to 6 ही दूंगा, 9 to 6 के बाद ये कार मेरी रहेगी, मेरे प्रेमाइसिस पे खड़ी रहेगी। अगर किसी दिन हो सकता है कि ये कार कहीं और मैंने भेज दिया किसी और क्लाइंट पे, तो मैं आपको दूसरी कार दे दूंगा। तो ये एक तरह का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जहां पे लेसर कह रहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है बस वही फुलफिल करूंगा और कुछ नहीं, ये एसेट मेरे कंट्रोल में रहेगा, अगर मेरे को कल को किसी और को देना है तो मैं कल को किसी और को दे दूंगा। तो वो हो जाते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट अंडर IFRS 16। कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको कभी भी लीज अकाउंटिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको देखना है एज अ लेसी क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में लीज है भी कि नहीं है। अगर आपके में कॉन्ट्रैक्ट में वो कंटेन ही नहीं करता लीज, अगर वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको उसकी लीज अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो करता है तो करना है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें लीज है कि नहीं। लीज कैसे आपको पता चलेगी? उसमें कोई एसेट होगा जिसको हम अंडरलाइंग एसेट या आइडेंटिफाइड एसेट कहेंगे, उस एसेट का राइट ऑफ कंट्रोल आपके पास होगा कि आप उससे सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स जिस किसी भी तरह से यूज करके ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसको डायरेक्ट द यूज, आप उसको जैसे चाहें वैसे उसको यूज कर सकते हैं, या फिर उस एसेट्स में मतलब आपके पास लेसर या कस्टमर कोई भी आके कहेगा नहीं कि आप कैसे यूज करना है, वो आपको नहीं बताया, आप खुद यूज कर सकते हो। या फिर वो एसेट बना ही इस तरह से है कि वो एक ही पर्पस के लिए यूज हो सकता है, जैसे मशीन है, वो कटिंग मशीन है, तो सिर्फ वो कटिंग के लिए यूज हो सकती है, तो वो भी माना जाएगा कि वो आप ही डायरेक्ट कर रहे हो उसको यूज करना, और किसी चीज के लिए यूज नहीं हो सकती। तो आइए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, ये
आपको काफी कुछ बचा सकती है। जैसे कि अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और वहां पे एक आपके पास लीज का क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके अंदर लीज है ही नहीं, उन लोगों ने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया है जो विदाउट लीज है, बस चेक करने के लिए कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। वहां पे अगर आप बैठ के आप पूरा सवाल सॉल्व करने लग गए तो हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लग जाए, जो कि काफी कॉस्टली हो सकता है अगर आप एग्जाम में बैठ के देते हैं। तो आपको पहले सबसे पहला काम करना है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आइडेंटिफाई कर लेना कि उसके अंदर लीज है कि नहीं, और ये बड़ा सिंपल सा है। एक तरह से लीज का लीज है अगर आपके पास, तो आपको ओनर के जैसे सोचना है। आपने जैसे किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपके कार, आप मेरे को लीज पे दे दीजिए। अब हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में लीज लिखा है पर वो एक्चुअल लीज ना हो, तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आपको पूरा ओनर की तरह फीलिंग आनी चाहिए। आपने कार ले लिया, आप उसको जब मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे यूज कर सकते हो। अगर उसके यूज से जो भी आपकी कमाई हो रही है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, वो आपका होना चाहिए। इन केस अगर आप उसको का हर तरह का यूज आप ही बताओगे, लेकिन किसी वजह से अगर वो एसेट ऐसा है जिसका यूज पहले से ही प्री डिफाइंड है, जैसे एक मशीन है जो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक काम कर सकती है, तो भी ठीक है, तो भी हम मान लेंगे कि वो आप ही कर रहे हो। तो अगर ये सारी चीजें यस होती हैं, रिलीज है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहली चीज जो है, जो हमें देखनी है कि इज देयर एन आइडेंटिफाइड एसेट। आइए, अगर आइडेंटिफाइड एसेट है या अंडरलाइंग एसेट जो भी क्वेश्चन में था, कार हुई, मशीन हुई, बिल्डिंग हुई, दुकान हुई, कुछ भी हुआ, तो उसमें क्या है कि हाँ चलिए, पहली चीज है कि एसेट तो है। अगर एसेट ही नहीं है तो फिर तो वो लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब दूसरे पे बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास एसेट है तो कस्टमर यानी कि जो लेसी है उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कल को अगर उससे कुछ इनकम होती है या कॉस्ट सेविंग होती है, तो वो सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसके होंगे, ना कि लेसर के होंगे। तो अगर आपका आंसर यस है तो ठीक है, इसमें भी, इसमें मतलब ये लीज कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर आपका आंसर नो है तो ये इट्स नॉट अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। फिर थर्ड में बढ़ जाते हैं। तीसरा सवाल आपको पूछना है कि इसका डायरेक्ट ऑफ यूज कौन करेगा, मतलब डायरेक्ट द यूज कौन करेगा। अगर लेसर के हाथ में है, लेसी के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में, किसके हाथ में है? तो अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में एज अ लेसी, आपके एज अ कस्टमर आपके हाथ में है कि आप जैसे चाहो वैसे इस कार को चलाओ, जैसे चाहो वैसे इस मशीन को यूज करो, तो ठीक है, फिर तो लीज हो सकती है। वरना तो ये, इफ योर आंसर इज नो, तो फिर ये लीज नहीं है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, आपके पास डायरेक्ट यूज नहीं था, तो एक अलग सवाल आता है, क्या ये कुछ इस तरह की मशीन है जो सिर्फ एक ही काम कर सकती है, एक से दूसरा काम नहीं कर सकती, या इस तरह की चीज है जो सिर्फ एक ही काम कर सकती है, मतलब पहले से प्री डिफाइंड है कि ये मशीन सिर्फ और सिर्फ कटिंग का काम करेगी और कुछ कर ही नहीं सकती है? तो अगर प्री डिफाइंड पहले से भी कर रखा है तो भी आप मान सकते हो कि कस्टमर ही इसका डायरेक्ट द यूज कर रहा है, वही इसको डायरेक्ट कर रहा है कि कैसे यूज करना है, तो भी ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इनमें से कोई सा भी नो है, आपके पास एसेट नहीं है, आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं ले सकते, आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते उसका कि कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब नो है, तो फिर इट इज नॉट अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर ये सब यस हो जाते हैं तो फिर आपके पास लीज कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पे आप बताइए कि इसमें लीज है या नहीं है। आप पॉज करके सोच सकते हैं आंसर और फिर देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके पास ट्रैवलिंग कॉस्ट काफी हो रही थी, आपके खुद की कार से कर रहे थे, तो आपने, आपके एम्प्लॉयज कर रहे थे, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एक कंपनी के साथ कि भाई आप अपनी बस की सर्विसेज हमें दे दीजिए, आप अपनी बस दे दीजिए। हमारी रिक्वायरमेंट है कि बस में मिनिमम 10 सीटें होनी चाहिए ताकि 10 लोग बैठ जाएं। मॉर्निंग में 7 AM की शिफ्ट है तो वो 6 AM पे सबको पिकअप कर लें, और इवनिंग में 4 PM या 5 PM पे, जब भी खत्म होती है, 7 AM की शिफ्ट है, 5 PM पे खत्म होती है, तो 5 PM पे उनको ड्रॉप कर दिया जाए। इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, पिकअप टाइम पे हो, ड्रॉप टाइम पे हो, और हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इस केस में ये क्या लीज कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, आइए देखते हैं। तो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं एसेट। तो आइडेंटिफाइड एसेट तो क्या, हमें एक मिनी बस चाहिए 10 की सीटों की, तो वो तो आइडेंटिफाइड एसेट हो गया। क्या इससे सारे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे हमें? तो अब सारे तो नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ 7 to 5 PM सर्विस मिल रही है। तो उसके बाद अगर वो उस बस के साथ अगर वो कुछ करते हैं, जो जो भी जिससे हमने लिया है लीज पे, वो कुछ करते हैं, तो हमें क्या मतलब? वो उनकी उनकी कार है, वो उसके बाद फिर जो भी चाहे करें। दस द कस्टमर डायरेक्ट यूज, अभी डायरेक्ट यूज 7 to 5 PM तो हमने कहा है कि हमें पिकअप चाहिए, ड्रॉप चाहिए, तो इतना तो हमारा है, लेकिन उसके बाद तो फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। उसके बाद जो भी करना है करा जाए। तो इस केस में क्या ये लीज कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि नहीं? तो पहला तो यस है, बट बाकी सारे नो हो जा रहे हैं। तो अगर बाकी सारे नो हैं तो सिंपल है, ये एक लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक्चुअली सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, जहां आपको वो एक तरह की सर्विस दे रहा है कि ठीक है, 7 to 5 आपके आपके नाम पे कार, आपके एम्प्लॉयज को पिकअप ड्रॉप करेंगे, बाद में हमारी। तो ये एक तरह से लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आइए अब कुछ और चीजें देखते हैं। अच्छा, अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि वो एक्चुअल में लीज कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत ही नहीं है, IFRS 16 में जरूरत ही नहीं है आपको। तो वो कौन कौन से हैं? जब जैसे कि शॉर्ट टर्म लीज है, 12 मंथ या उससे कम है, तो इनको तो यार सीधा आप एक्सपेंस में डाल के खत्म करो। इनके लिए क्या आप एसेट बनाओगे, लाइबिलिटी बनाओगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 साल की तो है। तो इनको तो आप एक्सपेंस में डाल दो। फिर लो वैल्यू लीजेस। अब लो वैल्यू उन्होंने ऐसे कुछ डिफाइन नहीं किया किसी के लिए, मतलब किसी बड़ी कंपनी के लिए
एक कार भी लो वैल्यू हो सकती है, किसी छोटी कंपनी के लिए वो एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। तो इस तरह से कुछ बताया नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको जगह जगह उन लोगों की गाइडलाइंस में, जैसे कि स्मॉल स्मॉल मोबाइल लैपटॉप टैबलेट्स हैं, अगर आप ये ले रहे हो तो आप एक्सक्लूड कर लो, आपकी मर्जी है। 10 20 50 हजार आप एक थ्रेशोल्ड लगा के उतने उससे कम की जितनी भी आपकी लीजेस हैं उनको आप एक्सक्लूड कर दो, टोटल वैल्यू ऑफ लीजेस। और इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है? जो आपने लो वैल्यू या शॉर्ट टर्म को एक्सक्लूड कर दिया, सिंपल है, इनकी जो भी लीज पेमेंट है उसको एज अ रेंटल मान के आप उसको एक्सपेंस में, पीएनएल में एज अ एक्सपेंस में डाल के खत्म कर दीजिए। वहीं पे आपका हो गया कि आपका इस साल का इतना एक्सपेंस था। आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेसी अकाउंटिंग देखते हैं। और ये जब ट्रांजिशन होना चालू हुआ था हमारी कंपनी में भी, अब हो रहा था, तो काफी सारा काम करना पड़ा था लेसी अकाउंटिंग के हिसाब से, कि जितनी भी हमारे पास लीजेस थी उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उनका एसेट और लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करना था। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही थी कि कौन सा डिस्काउंट रेट यूज किया जाए, और किस किस को रिकॉग्नाइज करना है, किसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, लीज टर्म क्या होगा, या कितने सालों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसी को मान लें कि नहीं। आइए इसी के बारे में देखते हैं, कुछ की टर्म्स देखते हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि रिकॉग्नाइज करना है या रिकग्निशन, तो ये आपको करना है कमेंसमेंट ऑफ लीज पे, आप अपने राइट ऑफ यूज एसेट और लाइबिलिटी दोनों को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, कमेंसमेंट डेट क्या है? कमेंसमेंट डेट वो डेट है जिस दिन आपको एसेट एक्चुअली मिल गया आपके हाथ में, जिस दिन आपका अवेलेबल फॉर यूज, अब आप इसका यूज कर सकते हैं, तो वो आपकी कमेंसमेंट डेट हो सकती है। हो सकता है ये डिफर करे आपके कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई लीज आज 1 जून से चालू हो गई है, लेकिन आपको एसेट मिल रहा है 1 जुलाई पे, तो आपकी कमेंसमेंट डेट एक्चुअली 1 जुलाई हो गई। या ये भी हो सकता है कि लीज 1 अगस्त से चालू होगी, लेकिन एसेट आप 1 महीने पहले ही ले लो, यूज करना चालू कर दो, ताकि कोई दिक्कत है तो आप बता देना। तो भी आपने जिस दिन ले लिया तो एक तरह से आपकी लाइबिलिटी तो सेट हो ही गई, अब आपने ले लिया तो उसके पैसे तो हो गई, तो वो आपकी कमेंसमेंट डेट हो गई। तो ये पहले या बाद में भी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट डेट से। आरओयू क्या होता है? ये वो एसेट है, राइट ऑफ यूज एसेट, ये वही अंडरलाइंग एसेट है जो हमने डिटरमाइन किया था सबसे पहले, जिसका राइट है हमारे पास यूज करने का, डायरेक्ट करने का, कि उसका यूज कैसे करना है, तो वो राइट ऑफ यूज एसेट है। और लीज टर्म क्या होती है? नॉर्मली तो लीज टर्म वही है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया, अगर 10 साल है तो 10 साल, लेकिन इधर पे थोड़ा सा उसमें और एडिशन माइनस हो जाता है कि अगर आप 100% सर्टेन हो, रीजनेबली सर्टेन हो कि आप इसे एक्सटेंड करोगे, 10 साल का है, आप और 10 साल इसे एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो अब आपका लीज टर्म क्या हो गया? 20 साल का हो गया, क्योंकि आपको पता ही है कि 10 साल बाद हमें पक्का इसको एक्सटेंड करना है। इसके अपोजिट ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन हो टर्मिनेट करने का, तो आप वो यूज करेंगे, ऑप्शन टू टर्मिनेट। तो आपको पता है कि आप जैसे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको 5 साल बाद अपना खुद का एसेट खरीद लेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है, तो 5 साल बाद आप पक्का टर्मिनेट करेंगे, तो लीज टर्म 5 साल हो गया। तो आइए अब लीज लाइबिलिटी के बारे में समझते हैं कि लाइबिलिटी कैसे रिकॉर्ड करनी है। देखिए, जब आप लीज करेंगे तो आपके पास कई सारे एक्सपेंसेस होंगे, कुछ फिक्स्ड होंगे जो आप फिक्स्ड रेंट दे रहे हैं, जैसे आपने कर लिया कि एक ऑफिस स्पेस आपने लीज पे लिया है, तो आप फिक्स्ड रेंट देंगे 10,000 पर मंथ। कुछ वेरिएबल होगा जो कि आप जैसे कॉमन वॉशरूम्स यूज करेंगे, कॉमन लाइट यूज करेंगे, तो वो वेरिएबल रहेगा, जितना आप यूज करोगे उतना आपको देना पड़ेगा यूजेस के हिसाब से। तो जब आप लाइबिलिटी 10 साल पे देख रहे हो तो आप किस पे बनाओ, फिक्स्ड और वेरिएबल पे? अगर आप वेरिएबल पे बनाओगे तो आपको उसका एग्जैक्ट अमाउंट ही नहीं पता है। अब कभी हो सकता है मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000 आ जाए, कभी 5,000 आ जाए, कभी 1,000 आ जाए। तो वेरिएबल क्योंकि आपको एक्चुअली पता नहीं है, तो आप उसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फिक्स जो आपको पता है कि हाँ 10,000 मंथली देना है, 10 साल तक देना है, तो इसका आप कुछ इंटरेस्ट रेट निकाल के आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और उस प्रेजेंट वैल्यू पे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आइए इसी के बारे में देखते हैं। तो मेजर कैसे करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट नॉट पेड एट द कमेंसमेंट, मतलब कमेंसमेंट पे नहीं, आप सारा पेमेंट कर रहे हैं, आप मंथली कर रहे हो जो भी, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। अब इसको डिस्काउंट कैसे करना है? तो हो सकता है इम्प्लिसिट रेट, या तो ये रेट ऑलरेडी लीज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। वो कैसे होगा कि जैसे आपको पता है कि एसेट तो 5 लाख का है, पर ये हमें चार्ज 6 लाख कर रहा है, मतलब 1 लाख तो इंटरेस्ट का ही कर रहा है। तो ये 1 लाख जो इंटरेस्ट है वो तो आपको पहले से ही पता चल गया है कि ये चार्ज एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो इम्प्लिसिट रेट हो गया, बताया किसी ने नहीं है पर आपको पता चल गया, क्योंकि 5 लाख का एसेट आपको 6 लाख के रेंटल्स में दे रहे हैं, तो ये इम्प्लिसिट रेट। या फिर आप इंक्रीमेंटल आईबीआर रेट यूज कर सकते हैं। आईबीआर रेट जैसे हर कंट्री का अलग अलग रहता है, अब इंडिया का 6 से 9% के बीच हो सकता है, तो इसमें आपका वही बोरोइंग रेट, आपको कितने पे लोन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, या फिक्स डिपॉजिट्स कितने पे होते हैं, ऐसी रिस्क फ्री रेटिंग कितनी है, तो कई सारी चीजें मिलकर बनता है, आपको ये रेट मिलेगा, आपको कंप्यूट नहीं करना होता है एग्जाम में। तो उस आईबीआर रेट पे अगर आप कर लीजिए, अगर इम्प्लिसिट नहीं है, आपको हमेशा क्वेश्चन में ये दिया जाता है। नेक्स्ट आता है लीज लाइबिलिटी इंक्लूड्स फिक्स पेमेंट लेस लीज इंसेंटिव्स। पहले बताया कि सारे के सारे जो भी फिक्स पेमेंट है वो सारी रहेगी। अगर कोई इंसेंटिव आपको मिला है, जैसे कि आपने स्टार्ट किया और आपको इंसेंटिव मिल गया कि चलिए आप हमारी बिल्डिंग में रहने आ जाइए, रेंट पे ले लीजिए, लेकिन हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं या कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं स्टार्टिंग में, जिससे आप अपनी मर्जी से रेनोवेट कर लीजिए, अपनी मर्जी से अपने रहने के हिसाब से बना लीजिए। तो ये होता है कि जो भी फिक्स पेमेंट अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसमें से रिड्यूस कर दिए, वो तो आपकी लाइबिलिटी नहीं है ना, आपको मिल गया। वेरिएबल पेमेंट्स मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सक्लूड होती है, लेकिन अगर कोई वेरिएबल पेमेंट है जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड है, जैसे कि आपको बोला गया है कि रेंट तो देखिए
इस महीने 10,000 ले लेते हैं या इस साल 10,000 ले लेते हैं, बट नेक्स्ट ईयर जो भी जैसा भी मार्केट का रेट जाएगा वैसा लेंगे। अगर ऊपर जाएगा तो हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, नीचे जाएगा तो हम कम करेंगे। तो इस तरह का अगर वेरिएबल है जो आपको आज की डेट में तो पता है कितना है, फ्यूचर में हो सकता है अप या डाउन जाएगा, इस तरह का भी वेरिएबल आप ऐड कर सकते हो लीज लाइबिलिटी में, जो कि आपका सीपीआई इंडेक्स पे बेस्ड है। वरना आप सारे एक्सक्लूड कर सकते हो, डायरेक्ट उसको आप एक्सपेंस में डाल के खत्म करिए। अच्छा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है। ये एआरओ नहीं होता, एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होता, वो हम फिक्स्ड एसेट्स में देखेंगे। अगर आपको कोई भी अमाउंट देना है जो लीज के खत्म होने पे, जैसे आपने यूज किया, आपने कहा कि यूज होने के बाद, जैसे हम आपकी कार 10 साल यूज करेंगे, 10 साल के बाद कम से कम नहीं तो ये 2 लाख की तो बचेगी। तो अगर ऐसा आपने कुछ गारंटी दी है तो वो अमाउंट भी आप ऐड कर लो, कम से कम 2 लाख की। मतलब अगर आपने पूरी तरह से भी खराब कर दिया, आप उसके फिर 2 लाख तो वैल्यू दे दोगे। तो वो चीज अमाउंट आपको ऐड करना है। अगर परचेज ऑप्शन है जो आपके पास रीजनेबल है कि भाई ये तो एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे, इसको हम एट द एंड ऑफ लीज, ये उससे पहले हम इस एसेट को खरीद लेंगे, तो वो भी वो अमाउंट आप उस हिसाब का वो परचेज ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग कैसे करनी है, जो मेन मुद्दा है पहले हमने देख लिया। इस सारे का जिस सिर्फ इतना है कि जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंस हैं वो सारे आप कंसिडर करेंगे लीज लाइबिलिटी में। अगर आपको कुछ पैसा मिला है एज अ इंसेंटिव तो उसको हटा दीजिए। अगर आपको कुछ पैसा देना है एज अ रेसिडुअल वैल्यू या परचेज ऑप्शन या कुछ, तो उसको आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। उसके बाद इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, सिंपल अकाउंटिंग है। जितना भी वेरिएबल है वो तो डायरेक्ट पीएनएल में डेबिट करके आप चार्ज ऑफ कर सकते हो। जितनी भी आपके फिक्स पेमेंट्स हैं, लेस इंसेंटिव्स, तो उसको आप उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यूजिंग अ डिस्काउंट रेट, जो कि इम्प्लिसिट होगा, या आईबीआर रेट यूज करके उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आज की डेट में एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये आपकी लाइबिलिटी है। और आपकी जितनी भी जो भी लाइबिलिटी हुई है, इसको क्या, जैसे हम एसेट को तो उधर अमोर्टाइज करके कम करना है, लाइबिलिटी को हम कैसे कम करेंगे, लाइबिलिटी को जब जब हम पेमेंट करते जाएंगे तो उस हिसाब से कम करते जाएंगे। आप पेमेंट में आपका वैसे तो 10,000 फिक्स है, लेकिन उस 10,000 में कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का रहेगा और कुछ पोर्शन कैश का रहेगा। जैसे आपने फर्स्ट मंथ दिया तो 9,000 हो सकता है आपका एक्चुअल रेंटल्स है, 1,000 एक जो आपका इंटरेस्ट रेट आया है, जो आपने नोशनल इंटरेस्ट निकाला है आईबीआर रेट यूज करके, उसका होगा। तो वो जब भी आप पे करोगे, आप 10,000 पे किया है, 9,000 एक्चुअली रिलेट करता है एक्चुअल उससे, तो आप 9,000 से अपने प्रिंसिपल वैल्यू को, लाइबिलिटी वैल्यू को कम करते जाएंगे इंटरेस्ट को छोड़ के। तो वो सारा आपका कम होता जाएगा, होते होते आपकी लीज लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं, अब हमने लाइबिलिटी देख लिया, एसेट भी करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, सिंपली जो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर लाइबिलिटी निकाली है वही आपके राइट ऑफ यूज एसेट की भी वैल्यू होती है। लाइबिलिटी कम होगी जितना आप पेमेंट करेंगे, एसेट आपका कम होगा जितना आप अमोर्टाइज करेंगे ओवर लीज पीरियड। यही सिंपल होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ एडिशन डिलीशन जो कि आईएफआरएस 16 हमें एडिशनल बताता है, वो देख लेते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहले तो इनिशियली अगर आप कभी कोई एसेट खरीदते हैं, राइट ऑफ यूज को हटा दीजिए, नॉर्मल एसेट खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। आप एसेट की जो भी आज की पेमेंट है, जो भी वैल्यू है, वो आपकी वैल्यू हो गई। इसको अगर आपको इंस्टॉल करने की कोई कॉस्ट लगती है इस पे, या कोई लीगल इसको खरीदने की कोई कॉस्ट या कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है, फ्रेट वगैरह, तो वो आप इसमें ऐड कर देते हैं। और अगर आपको कल को इसको, जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो यहाँ से उखाड़ के या निकाल के कहीं और पे जाके प्रॉपरली डिस्पोज करने में भी कुछ कॉस्ट लग सकती है, तो वो भी आप ऐड कर देंगे। स्क्रैप वैल्यू जो आपको देनी पड़े ना मिले, नहीं देनी पड़े, मिलती है तो उसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम नॉर्मल एसेट की अकाउंटिंग करते हैं। सिमिलरली राइट ऑफ यूज एसेट भी सेम लाइंस पे ही चलता है, तो वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि इनिशियली आपको कॉस्ट पे करना है, और आपकी क्या कॉस्ट रहेगी, जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकली है एज अ लीज लाइबिलिटी, इसमें आप कुछ एडजस्टमेंट्स कर देंगे। अगर आपने कोई पेमेंट पहले ही खरीदने के पहले ही कुछ पेमेंट कर दी थी, तो वो आपकी लाइबिलिटी तो नहीं बनी, पर आपका एसेट तो है ही है, क्योंकि आपने उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करी है। कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जैसे लीगल कॉस्ट है या कुछ और भी कॉस्ट है, तो जो आपको डायरेक्ट कॉस्ट आपको देनी पड़ी इसको इंस्टॉल करने में या खरीदने में या नेगोशिएट करने में, तो वो सारी आप इसमें ऐड कर लीजिए। डिसमेंटलिंग, कल को आपको निकाल के कहीं और देने की, रिस्टोर करने के लिए उस जगह को आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो उसको आप ऐड कर लीजिए। तो ये सारी तो आपकी कॉस्ट हो गई जो आप ऐड कर लोगे अपने राइट ऑफ यूज एसेट बनाने के लिए। इसके और आगे फिर फ्यूचर में क्या होगा, आप हर साल इसको ना रीमेजर कर सकते हो। कि रीमेजर कैसे कर सकते हो, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि कहीं इसमें इम्पेयरमेंट तो नहीं है। अगर क्या ये हमें उतनी उतना इसकी फेयर वैल्यू अगर उतनी बची नहीं है एज पर योर IAS 16, तो आप फिर रीवैल्यूएशन मॉडल लगा के, आप इम्पेयरमेंट अगर लॉस है तो आप इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करोगे, आप इसको नए वैल्यू पे रीमेजर कर दोगे। कोई भी चीज चेंज होती है, जैसे कि आपकी पेमेंट्स चेंज हो गई, कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो वो भी आपका रीमेजरमेंट पे इम्पैक्ट करेंगे आपके राइट ऑफ यूज एसेट। इसकी कुछ ऑल्टरनेट अकाउंटिंग भी हो सकती है जहां आपको एज अ राइट ऑफ यूज नहीं करना पड़े। तो अगर जैसे अगर ये IAS 16 के डेफिनेशन में फॉल करता है, नहीं भी करता है, तो भी हम इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस चेक करते हैं। नहीं तो हम नॉर्मल जो IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल होता है वो चेक करेंगे। अगर ये प्रॉपर्टी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आप इसमें
फेयर वैल्यू मॉडल लगाएंगे जो कि IS 40 बताता है, वो हम IS 40 में देख लेंगे। आइए हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद हम आगे चल के एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ये सारी चीजें ROU, एसेट, लाइबिलिटी, रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग सब पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अब पहले देखते हैं ROU एसेट। तो एक चीज है, फिर जैसे मैंने पहले भी बताया कि बैलेंस शीट वर्ड यूज ना करके SOFP यूज कर लो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपको ROU एसेट कहाँ दिखाना है, तो आपके नॉर्मली आपके जब बैलेंस शीट होती है आपके पास करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो आप इसको नॉन करंट एसेट के अंदर आप अपना ROU एसेट दिखा दीजिए। करंट एसेट्स वो होंगे जो आपके क्विकली कैश बन जाए। अच्छा, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अलग से दिखाइए कि ये हमारी लीज लाइबिलिटी है, ठीक है। अगर आप इसको ऐड कर देते हैं अपनी नॉर्मल करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज में, तो आप एक नीचे एक नोट दे दीजिए बैलेंस शीट के बाद कि अबव लाइबिलिटी इंक्लूड्स दिस मच ऑफ लीज लाइबिलिटी, ठीक है। और दूसरा है कि अगर आप लीज लाइबिलिटी दिखा रहे हैं आप लाइबिलिटी साइड, तो इसको जरूर आप करंट और नॉन करंट में दिखाइए। अब करंट कौन सी होगी, विद इन 1 ईयर आपको जितना भी पेमेंट करना है नेक्स्ट 1 ईयर में, वो आपकी सारी करंट लाइबिलिटी है। और जितनी भी आपकी उसके बाद की पेमेंट है वो हो गई नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इस तरह से आप करंट नॉन करंट में दो में बाइफर्केशन करेंगे। अच्छा, फाइनेंस चार्ज जो कि आपका इंटरेस्ट चार्ज जो आपने निकाला था प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करते हुए, तो ये कहाँ जाएगा, तो जितना भी फाइनेंस चार्ज है वो सेम आपका, जैसे आप जब आप EMI देते हो तो आप क्या करते हो, एक प्रिंसिपल अमाउंट कम करता है, जब भी आप EMI देते हो उसमें कुछ इंटरेस्ट पोर्शन होता है जो इंटरेस्ट चार्जेस में जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जब भी आप पेमेंट करोगे उसमें से कुछ पोर्शन तो आपकी लाइबिलिटी को कम करेगा और कुछ पोर्शन आपके फाइनेंस चार्ज को कम करेगा। तो सिंपल है, जैसे आप EMI करते हो वैसे ही आप इसको एलोकेट करते रहेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में सिंपल सा है कि एक कंपनी है, उसने अपना वेस्ट कलेक्शन का कुछ बिजनेस है जो कि उसने आउटसोर्स कर दिया एक दूसरी कंपनी को इतना पैसे देने पे। दूसरी कंपनी ने क्या किया है, पहली कंपनी विल्टशायर के लिए व्हीकल्स लिए कुछ लीज पे, उन्होंने खरीद लिया खुद व्हीकल 3.8 मिलियन पे, और उन्होंने कहा कि ये एक्सक्लूसिव काम करेंगे पहली कंपनी के लिए। ये उनका जो भी वेस्ट कलेक्शन है वो उठाएंगे, इन व्हीकल्स पे उसी कंपनी का, पहली कंपनी विल्टशायर का ये नाम रहेगा, और ये सारा काम वो करेंगे। विल्टशायर पूरे इनकी एंटायर जो 10 ईयर की लाइफ है, यूजफुल लाइफ है, पूरे लाइफ में यूज करेंगे। तो अब इसमें ये पता करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि आउटसोर्स किया, ये आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट है कि इसमें लीज है भी कि नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें लीज है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि इसको जानने के लिए कैसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इज देयर एन आइडेंटिफाइबल एसेट। तो यहाँ पे यस, आपने व्हीकल खरीदे हैं 3.8 मिलियन के हैं, ये एक आइडेंटिफाइबल एसेट है क्योंकि ये हमारे लिए काम करेगा, तो ये एक एसेट है। डज द कस्टमर हैव राइट टू ऑब्टेन ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट। सेकंड, के सारे इससे इकोनॉमिक बेनिफिट, और इकोनॉमिक बेनिफिट में प्रॉफिट भी हो सकता है या कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है, किसी भी तरह का, मतलब जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो हो सकता है। तो इसमें यस, जो हमारी पहली कंपनी है वो इसको यूज करेगी अपने काम के लिए, वेस्ट कलेक्शन के लिए, फॉर नियरली ऑल देयर लाइफ। तो कस्टमर के पास राइट है। द थर्ड इज, डज द कस्टमर, जो कस्टमर है विल्टशायर, हैव द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट। तो क्या वो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यस, कंट्रोल्स द व्हीकल, इट स्प्लिट्स हाउ दे आर पेंटेड, गेट द नेम्स रिटन ऑन व्हीकल। तो वो बताता है कि भैया देखो इसमें हमारे नाम पे किस कलर से हमारा नाम पेंट कर दो, और जब हम जैसे चाहें वैसे इसको यूज करेंगे। अगर कल को खराब हो जाते हैं तो जिसको कंपनी को हमने आउटसोर्स किया है उनकी जिम्मेदारी है कि हमें सेम टाइप का व्हीकल सेम पेंट की तरह दिया जाए वापस। तो उनके पास ये भी है, कस्टमर हैव राइट टू ऑपरेट। तो यहाँ पे भी देखा जाए भले ये आउटसोर्स है पर ऑपरेट कौन कर रहा है, विल्टशायर ही कर रहा है ना, उसी का काम चल रहा है, तो दे हैव द राइट। तो इन सब चीजों को देखते हुए यस, दिस इज एक्चुअली अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे जानने के बाद हम एक बहुत सिंपल सा तरीका देखते हैं किसी भी लीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये आपको बुक में नहीं मिलेगा तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि काफी फास्ट है तो आप एक दो बार पॉज करके या स्पीड स्लो करके इसको देख सकते हैं। आप एक दो बार देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। टाइम की वजह से मैं इसको थोड़ा जल्दी समझाऊंगा, और ये बड़ा ही आसान तरीका है। तो इसमें लिखा है ऑन 1 जनवरी एक 5 साल का लीज लिया, द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट was 4 years and there is no residual value। तो इन लोगों ने क्या किया, जो हमारी कंपनी है उन लोगों ने एक मशीन ली 5 साल के लीज पे, लेकिन जो मशीन लिया उसकी यूजफुल लाइफ 4 years ही है। तो अगर आपको याद होगा तो जब हम डेप्रिशिएट करेंगे तो या तो उसको लीज टर्म पे किया जाएगा या यूजफुल लाइफ पे, क्योंकि यहाँ पे यूजफुल लाइफ कम है 4 years, तो हम 4 years में इसको डेप्रिशिएट कर देंगे पूरा। एनुअल लीज पेमेंट हमें बता दी 6 मिलियन, तो 6 मिलियन इंटू 5 30 मिलियन हमारी टोटल लीज पेमेंट जानी है। अगर हमें लीज पेमेंट पता है तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें इंटरेस्ट दिया है, तो हम आगे देखते हैं। और ये भी अच्छा दिया है यहाँ पे, एरियर्स $6 मिलियन पेबल इन एरियर्स ईच ईयर। तो ये आपको एरियर्स में मतलब हर साल आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पे करना है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इंटरेस्ट फिर फर्स्ट डे से ही कंप्यूट होने लग जाएगा। अगर आप एरियर्स में ना देके फर्स्ट ईयर कोई पूरा पैसा दे देते तो फिर उससे नहीं, फिर सेकंड ईयर से आपका इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन चालू होती है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर लीज पेमेंट इज 20। उन्होंने खुद ही बता दिया कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर नहीं बताते तो हमें पता था कि 30 मिलियन हमें पे करना है, हम उसको हर साल को डिस्काउंट करते करते हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते, पर यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया कि टोटल पे 30 मिलियन करोगे, लेकिन आज की डेट पे वैल्यू उसकी 24 मिलियन है, जिसके हिसाब से इसका इंटरेस्ट रेट जो इम्प्लिसिट है, मतलब बिटवीन
24 एंड 30 मिलियन जो वेरी डिफरेंस है जो 6 मिलियन का, वो अप्रोक्सीमेटली आता है आपका 8% पर एनम। तो 8% पर एनम आपका डिस्काउंटिंग रेट भी हो गया। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल टाइटल रिमेन्स विद द लेसर। तो ये जब लीज खत्म होगी तो लेसर के पास ही जाएंगे वापस उनके एसेट। और शायर ने इसमें 0.4 मिलियन डायरेक्ट कॉस्ट भी लगाई है जब अपने एसेट्स। तो आइए इसको बहुत आसानी से स्केड्यूल बना के समझते हैं और इसकी अकाउंट देखते हैं कि हमें इसको प्रेजेंट कैसे करना होगा। तो स्केड्यूल बनाने के लिए आप सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहली चीज तो हम एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू आज की डेट पे निकाल लेते हैं। तो एसेट की वैल्यू क्या है, अगर देखा जाए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट जो कि है 24 हमें दिया हुआ है प्लस कोई डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है 0.4। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे दिस प्लस दिस, तो 24.4 मिलियन ये हमारी ROU राइट ऑफ यूज एसेट की वैल्यू हो गई। इसको डेप्रिशिएट कैसे करना है, इसको डेप्रिशिएट करना है 4 ईयर्स में। पर ईयर की डेप्रिसिएशन क्या आ गई, 6.1 आ गई। ये भी हमें पता चल गया। लाइबिलिटी देख लेते हैं। तो लाइबिलिटी भी हमें बता दिया, नहीं बताई होती तो हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते 30 मिलियन का, पर यहाँ तो हमें लाइबिलिटी बता दी गई है कि 24 मिलियन है। और इसमें कुछ हुआ नहीं है, कोई इनिशियल पेमेंट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, सीधे स्ट्रेट अवे 24 मिलियन है। तो हमारी लाइबिलिटी की जो वैल्यू है एज ऑन डेट वो 24 है। तो हमें ये सब पता चल गया है, हमें अपना एसेट पता चल गया, हमें लाइबिलिटी पता चल गई है। अब हम चल के बाकी का स्केड्यूल बनाते हैं। तो ये 5 साल की लीज है, तो पहले 5 साल लिख लेते हैं। 5 ईयर्स ऑफ लीज। कैश पेमेंट क्या है, कितना है, हर साल हम करेंगे 6 मिलियन। तो टोटल पेमेंट हम करेंगे यहाँ पे $30 मिलियन की टोटल पेमेंट करेंगे। इस पे हम वापस आएंगे। लाइबिलिटी जो आज की डेट पे है, जो ईयर 1 पे लाइबिलिटी है, वो कितनी है, 24 मिलियन है। ठीक है, देख लेते हैं 24 मिलियन। अच्छा, अब आप इसको इस तरीके से समझिए, जो आपकी लाइबिलिटी है, आप पे तो टोटल 30 कर रहे हैं। तो 30 जब आप पेमेंट करोगे, जैसे आपने आज 30 लाख का लोन लिया है, या इसको इस तरह से समझिए कि आपने 24 मिलियन का लोन लिया है, आपको पेमेंट करनी है 30। आपका इंटरेस्ट पोर्शन कितना है, हर साल आपका इंटरेस्ट पोर्शन कितना रहेगा। तो आपने, क्योंकि लोन आपके पास है 24 मिलियन का, पेमेंट होनी है 30 मिलियन, तो जो 6 मिलियन का डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट है। लेकिन हम निकालेंगे, हमें इंटरेस्ट का रेट भी बता रखा है 8%। तो हम इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से कि इंटू 8%। तो जो पहले साल की इंटरेस्ट कॉस्ट है वो है 1.92। अब जैसे जैसे पेमेंट होती जाएगी वैसे वैसे ये भी कम होता जाएगा। इसमें अगर हमने 1.92 इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो अब हमने पे किया है 6, तो 6 में से अगर हम निकाल दें इंटरेस्ट कॉस्ट, तो बाकी जो बचता है वो जाता है प्रिंसिपल। जब भी आप लोन लेते हैं तो कुछ इसी तरह से स्केड्यूल बनता है, होम लोन, पर्सनल लोन, कुछ भी, ये ठीक उसी तरह का स्केड्यूल है। तो इसमें यही है कि आपने जो लोन लिया है वो लिया है 24 मिलियन का, आप पे करोगे 30 मिलियन। आप हर साल निकालते जाओगे कि आप कितना इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, कितना आप लाइबिलिटी के लिए पे कर रहे हो। अब आपकी लाइबिलिटी कितने से कम होगी, आपकी लाइबिलिटी है 24 में से 4.08 आपने प्रिंसिपल के लिए, लोन के लिए पे किया था। तो आपका लोन अब आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 19.92। तो सेकंड ईयर पे ओपनिंग लाइबिलिटी हुई आपकी 19.92। अब इस पे भी हम इंटरेस्ट कॉस्ट कंप्यूट कर लेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट कंप्यूट करा तो 1.59 आया, क्योंकि आपका अमाउंट लोन का रिड्यूस हो गया तो आपका इंटरेस्ट भी कम हो गया। और आपका प्रिंसिपल, आपका वेरिएंस रहेगा जो भी आपने पेमेंट किया। तो 6 की आपने टोटल पेमेंट किया, जिसमें से 1.59 आपका इंटरेस्ट कॉस्ट था, तो ये आपका प्रिंसिपल है। अब आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी बची, आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बची है, ओपनिंग था 19 जिसमें से 4.41 पे हो गया, तो आपकी इतनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बनी है। इसी तरह से हम इसको कंप्यूट करते जाते हैं। अब जो हमारी थर्ड ईयर में जो ओपनिंग लाइबिलिटी आई वो आई 15.51 की। इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट कंप्यूट कर लेते हैं 8% से, जो कि बनेगा आपका 1.24। इस इंटरेस्ट कॉस्ट कंप्यूट करने के बाद हम प्रिंसिपल की पेमेंट निकाल लेंगे, जो कि काफी आसान है। टोटल पेमेंट माइनस इंटरेस्ट, ये आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी बची, 10.75। नेक्स्ट ईयर की आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी आई 10.75। इस पे आपने इंटरेस्ट कंप्यूट किया, जो कि इतना आया, आपका प्रिंसिपल पेमेंट इतना आया, आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी इतनी आई। उसके नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग लाइबिलिटी आपकी इतनी रही, इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट इतना रहा, इसका प्रिंसिपल पेमेंट इतना हुआ, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इतनी रही। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट, ये एक्चुअली जीरो हो जाना था, पॉइंट जो 0.6 का डिफरेंस आ रहा है, ये थोड़ा राउंडिंग ऑफ का है, तो हम इसको यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट में एडजस्ट कर देते हैं। नॉर्मली आपका एग्जाम में जीरो ही हो जाएगा। ये आपका सारा कुछ बन गया। अब इसमें से देख लेते हैं हमने इंटरेस्ट के लिए कितना पे किया। इंटरेस्ट के लिए 6 मिलियन जो कि था, तो अगर आप देखो आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी है 24, आप 6 मिलियन इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो आपका 30 मिलियन बन रहा था। तो वंस अगेन आई विल रिपीट, इसको ऐसे समझना है कि आपने 24 मिलियन का लोन लिया है, 6 मिलियन उसका इंटरेस्ट है, टोटल आपको 30 मिलियन पे करना है। आप हर साल इसको अलग अलग कर सकते हैं इस तरीके से, तो आपको आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मिलती जाएगी। अच्छा, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है उसको बहुत ही सिंपल है, उसको करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में कर देना है। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है पेएबल विद इन 1 ईयर। तो जो नेक्स्ट ईयर आपको जितना अमाउंट पे करना है वो आपकी करंट लाइबिलिटी थी। तो 19.92 में अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट ईयर हम पे करेंगे 4.41, तो ये थी करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी हुई आपकी टोटल लाइबिलिटी में से ये माइनस कर दो। तो जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो आप टोटल लाइबिलिटी प्रेजेंट नहीं करेंगे,
आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाके इसको 19.92 को ब्रेकअप कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर हम 4.41 पे कर देंगे और बाकी फिर इतना रहेगा। इसी को अगर हम नीचे फॉर्मूला, तो इसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में आपकी करंट लाइबिलिटी है 4.46 जो कि आप एक साल में पे करने वाले हो, 10.75 बचेगा, फिर 5.14 जो कि नेक्स्ट ईयर में पे करने वाले हो, फिर इतना बचेगा, फिर आपकी 5.16 आपकी सिर्फ करंट लाइबिलिटी रह जाएगी वो एक साल पहले। और उसके बाद एट द एंड ऑफ ईयर 5 आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बची, आपने टोटल पे ऑफ कर दिया। आरओयू एसेट हमने यहाँ पे देखा था हमारा 24.4 का है, ये हमारा आरओयू एसेट है। अच्छा, इस आरओयू एसेट को हम अमोर्टाइज करना है इक्वली विद इन 4 ईयर्स। यहाँ पे जबकि 5 है लेकिन 4 ईयर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स ही है। अगर इसकी यूजफुल लाइफ ज्यादा होती तो हम लीज टर्म पे जाके इसको कर देते अमोर्ट। पहले साल अमोर्टाइजेशन के बाद इतना बचा, फिर इसके बाद डिवाइडेड बाय 3, फिर डिवाइडेड बाय 2 साल बचे, फिर 1 साल, और यहाँ पे तो 4th ईयर में आके इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी। तो ये कुछ चीजें हैं आपको देखना है। अब जब इसको आपको अगर एग्जाम में आपको बताना है तो बड़ा आसान सा है। ईयर 1 पे एट द एंड ऑफ ईयर 1 जनरली पूछा जाएगा कि आपको ये एट द एंड ऑफ ईयर 1 आप हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताइए या बैलेंस शीट में क्या क्या है वो बताइए। तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 आपकी जो लाइबिलिटी का बैलेंस है उसको आप दिखाएंगे। पहले एसेट का बैलेंस दिखा देते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर 1 हमारा एसेट का बैलेंस आएगा 8.13। हमारी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है आरओयू एसेट, अमोर्टाइजेशन, इसको मैंने जानबूझ के कॉस्ट नहीं लिखा, 6.10 से हमने अमोर्टाइज किया। हमारी जो करंट लाइबिलिटी है एट द एंड ऑफ ईयर 1 वो है हमारी 4.41, और हमारी जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो है 15.5। तो इस तरह से आपकी पूरी लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी 19.92 से, और आपका आरओयू जो है वो आपका एट द एंड आपका मतलब ईयर 1 में 24.4 वो होता, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो बैलेंस इतना ही बचता है 8.30, और जिस क्योंकि आपका अमोर्टाइजेशन 6.10। तो ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करेंगे। बड़ा ही आसान सा, इसको फिर से अगर समझना हो तो इसको रिवाइंड करके फिर से समझ लीजिए। राइट, तो आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं सेल एंड लीज बैक की, जो कि एग्जामिनर्स का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है ज्यादातर, सेल ऑफ एसेट एंड लीजिंग बैक। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो दो इंपॉर्टेंट, अगर ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद होगा ये दो, तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हम इसका एक क्वेश्चन भी देखेंगे, उसको सॉल्व भी करके देखेंगे। तो पहले समझते हैं सेल एंड लीज बैक होता क्यों है। तो अब ये 2 या 3 वजह से होता है। एक तो आपकी सेटिंग है, धांधलेबाजी करनी है तो कर सकते हैं। दूसरा जो एक मतलब मेन रीजन है कि अगर आपके पास कभी कैश की कमी पड़ जाती है तो आप ऐसा करेंगे। तो सेल एंड लीज बैक के लिए क्या जरूरी है कि मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसको आप बिजनेस में यूज करते हैं, लेकिन आपको एकदम से कैश की जरूरत पड़ गई है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैश की अगर आपको जरूरत पड़ गई है तो आप वो व्हीकल को किसी थर्ड पार्टी को या किसी अननोन पर्सन को या जो भी है क्या किसी और को कहेंगे कि आप खरीद लीजिए। इसकी आज की करंट वैल्यू 10 लाख है, आप 10 लाख रुपीज में ही खरीद लीजिए इसको करंट वैल्यू पे, और फिर आप वापस हमें इसको लीज बैक कर दीजिए। इसकी लाइफ है 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए, और मंथली हमसे रेंटल्स लेते रहिए। अब इसका फायदा क्या होगा कि जब आपने सेल किया तो आपको इमीडिएटली 10 लाख कैश मिल गया। अब आप उस कैश से अपने बिजनेस को चला सकते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, आपको मंथली रेंटल देना पड़ेगा दूसरी कंपनी को, तो वो एक अलग बात है। इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीज होगी, जो सबसे पहली है वो सेल होना जरूरी है। और सेल हमें कौन बताता है, IFRS 15 बताता है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा ही है एज पर IFRS 15 इट इज अ सेल, तो हम मान लेंगे कि ये ठीक है, ये इन कंप्लायंस विद IFRS 15 है, ये सेल है। सेल की अकाउंटिंग अलग करेंगे और लीज बैक की अकाउंटिंग, जो नॉर्मल लीज की अकाउंटिंग है वो अलग करेंगे। तो लीज की अकाउंटिंग के लिए जैसे आप जानते हैं, अगर आपने सेल लीज किया है तो आपको आरओयू एसेट और लाइबिलिटी अगर एक बार मिल जाए तो फिर तो आप सारी एंट्री कर ही लेंगे। तो उसके लिए अपन को आरओयू एसेट और लाइबिलिटी चाहिए रहेगा। और सेल के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहेगा, हमें उसकी एसेट की करंट वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, कितने में बेचा है वो वैल्यू, और गेन्स कितना हुआ है। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट आ जाता है गेन का। जब भी आप लीज बैक करते हैं तो जो भी गेन है वो उसको हम नहीं मानते कि वो पूरा का पूरा गेन आपका पूरा है, क्योंकि आपने तो कार वापस में ले लिया, आप उसको यूज कर रहे हैं, अब आप रेंटल्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं जितना भी आपने गेन आपने कमाया उसको बेचने में, वो वापस आप एज अ रेंटल के थ्रू पे कर रहे हैं। तो आपका जो गेन्स है सिर्फ हम उतना ही मानेंगे जो एक्चुअल सेल से रिलेटेड है, जो आपने राइट्स रिटेन करे हैं उसका नहीं मानेंगे। तो इसी के लिए फॉर्मूला आता है गेन्स रिलेटिंग टू राइट रिटेन। इसमें है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू इनटू गेन। हम देखेंगे इसको कैसे कंप्यूट करते हैं। ये बस प्रोपोर्शनेट किया गया है कि आपकी जो भी लीज पेमेंट्स की टोटल आज की प्रेजेंट वैल्यू है डिवाइडेड बाय द फेयर वैल्यू, एक प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा, इनटू गेन, जो भी आपका गेन एक्चुअल गेन हो रहा था उसमें से जितना राइट्स रिटेन है बस उतना ही हम आपका गेन मानेंगे। और यही फॉर्मूला आपका कंटिन्यू होगा आरओयू एसेट के लिए भी। तो अगर आप देखें पीवी अपॉन फेयर वैल्यू, यहाँ पे पीवी अपॉन फेयर वैल्यू है जो कि प्रोपोर्शनेट किया जा रहा है और कैरिंग अमाउंट ऑफ योर एसेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें मिलेगा आरओयू एसेट। ये दोनों फॉर्मूले इधर यूज होंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं। पहले तो सेल एज पर IFRS 15 जैसे मैंने बताया वो होना जरूरी है। Second is lessee measures the ROU from lease back at the proportion of the previous carrying amount of the asset that relates to the right of use retained। तो ये इससे कंफ्यूज मत हुई इस लाइन से। इससे सिंपल है कि आपका ROU हम उतना ही मानेंगे जितना आपने राइट्स रिटेन करे हैं, उतना ही मानेंगे हम। जितना मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, नॉर्मली हम क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को मानते थे, लेकिन यहाँ हम वैसा नहीं करेंगे। हम उस प्रेजेंट वैल्यू में से देखेंगे कि एक्चुअल में आपका एसेट कितना है। और जो लेसी या सेलर जो की हामी है, टू रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ राइट्स ट्रांसफर्ड। और वो कैसे करेंगे ये गेन और लॉस के लिए, वो पहले कैलकुलेट करेंगे गेन को। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लेसी रिकॉग्नाइज करेगा गेन और लॉस फ्रॉम द राइट्स ट्रांसफर्ड, जितने भी हमने जो ट्रांसफर किया। इसके लिए बड़ा सिंपल है, पहले तो आप कैलकुलेट कर लीजिए गेन, जो कि यहाँ पे आता है, इधर पे देख सकते हैं। और गेन कैसे आप कंप्यूट करेंगे, गेन सिंपल है, जो भी आपके कैश आपको मिला है या जो भी आपको पेमेंट्स कंसिडरेशन मिला है लेस द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, आपका गेन हो जाएगा। फिर उसमें से आप निकालेंगे प्रोपोर्शनेट, क्या कुछ तो हमने राइट्स रिटेन किया, कुछ हमने ट्रांसफर किया। तो जो राइट्स ट्रांसफर किए हैं वो एक्चुअल गेन है, जो रिटेन किया है वो तो नोशनल गेन है, वो तो हम बाद में रेंटल्स के थ्रू पेमेंट कर करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू अपॉन फेयर वैल्यू को करके ये हमने निकाल लिया। तो यही है पूरा सेल और लीज बैक में। आइए चल के हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से हमने बीपीपी की बुक से लिया है एक क्वेश्चन, और आइए इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, उन्होंने, और हम इसको साथ साथ लिखते जाएंगे, सोल्ड इट्स हेड ऑफिस बिल्डिंग, अपने बिल्डिंग ही बेच दी। बताइए कितने में, उनके पास पैसे नहीं थे तो $6 मिलियन में। तो हम मिलियंस में सॉल्व करते हैं। चलिए, $6 मिलियन में कर दिया सेल। अच्छा, ये जो $6 मिलियन है जितने में उन्होंने बेचा है, ये सेल प्राइस है, इसका कैश भी मिलेगा, यही हमारी फेयर वैल्यू भी है। ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 6 मिलियन, इट्स फेयर वैल्यू टू द कंपनी एज ऑन 1 जनवरी 2011 व्हेन द कैरिंग अमाउंट वाज 3.6। अच्छा, कैरिंग अमाउंट क्या था बिल्डिंग का? 3. अच्छा, ये कैरिंग अमाउंट का फायदा क्या है कि आपने 6 मिलियन में बेचा 3.6 मिलियन की चीज, तो आपको गेन यहीं पे पता चल जाएगा। आपका गेन कितना हुआ, बड़ा ही आसान है, 6 माइनस 3.6, 2.4 का गेन हुआ। अब ये सारा का सारा जो गेन है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे नॉर्मल अकाउंटिंग की तरह। हम इसमें से सिर्फ जितना राइट्स हमने ट्रांसफर किया वही गेन करेंगे, जो रिटेन किया वो अभी हमारा गेन है। खैर, उस पर हम बाद में आएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, द सेम बिल्डिंग वाज इमीडिएटली लीज बैक फ्रॉम द फाइनेंस कंपनी फॉर 20 ईयर्स। ये लीजिंग में काम आएगा कि 20 साल के लिए अगर हमें स्केड्यूल बनाना पड़ा तो हम 20 साल के लिए बनाएंगे। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 25 ईयर्स। अच्छी बात है, तो हमने उसको लीज किया है 20, यूजफुल लाइफ है 25 ईयर्स। तो जब हमें एसेट अमोर्टाइज करना होगा तो हम 20 ईयर्स पे कर सकते हैं। द लीज रेंटल फॉर द पीरियड आर 441। ये हमारे लीज के लिए है, जब हमें लीज अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए हमें बता दिया 0.441, क्योंकि हम सब मिलियंस में लिख रहे हैं इसलिए इसको 0.4441 लिख लेते हैं। ये हमारा ईयरली रेंटल्स है, पेएबल इन एरियर। ठीक है, इसकी अभी अगर हमें इंटरेस्ट रेट पता चल जाए तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लेंगे। जैसे इन्होंने टोटल क्या किया था, इन्होंने लीज बैक फॉर 20 ईयर्स, अगर हम इसको 20 ईयर्स से ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देखें तो 8.82 मिलियन बन रहा है जो हम टोटल पेमेंट करेंगे। तो मतलब आप देख रहे हो, आज हमने 6 मिलियन में सेल कर दिया तो इमीडिएट कैश आ गया है, लेकिन हम जब पेमेंट तो इसकी टोटल 20 साल तक करेंगे तो 8.82 मिलियन हो जाएगा। अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये इसकी टोटल वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी ये क्या है। द इंटरेस्ट रेट इज 7%, तो इंटरेस्ट रेट बता दिया मैं 7%। और यहाँ देखिए सबसे अच्छी बात, आपको प्रेजेंट वैल्यू बता दी तो कंप्यूट करना ही नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपकी लीज लाइबिलिटी हो गई जो कि $5 मिलियन है। आपको लाइबिलिटी भी बता दी। द ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट्स स्टेट इन सेल, ये स्टेट नहीं है, ये सेल है। ये क्या है, ये आपकी, अच्छा इसके आगे लिखा है द ट्रांजैक्शन the transaction constitutes a sale in accordance with IFRS 15 revenue from contracts with customer। तो सबसे अच्छी बात हमें बता दी है ये एक्चुअल सेल ही है, इसको और कुछ ना मानिए आप। तो ये हमारा सेल एंड लीज बैक पे प्रॉपर आ गया। अब हम इसके लिए मतलब आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपरली देखते हैं कि जो हमें बताना होता है नॉर्मली क्वेश्चन में, किसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, हम कितने से अपना एसेट आरओयू एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे, कितने पे सेल करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ये 2 फॉर्मूले जो हमने पहले देखे थे इनको, अच्छा जो हमारे 2 फॉर्मूले हैं वो है
कैरिंग अमाउंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू अपॉन फेयर वैल्यू, और दूसरा है गेन। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं और इसको हम समझ लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे फॉर्मुलेस भी लिख दिए। जो हमारा आरओयू एसेट है वो होगा कैरिंग अमाउंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, और यहाँ पे हमारे जो गेन्स है वो होगा प्रेजेंट वैल्यू गेन्स इनटू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। तो हम चलिए इसका निकाल लेते हैं, आरओयू को कंप्यूट करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये लीज लाइबिलिटी है 5 मिलियन की, आरओयू एसेट भी निकाल लेते हैं। तो आरओयू एसेट हमारा कैरिंग अमाउंट कितना है 3.6, इसको यहाँ पे लिखते हैं। और अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू 5 मिलियन और फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू है हमारी ये ऊपर 6 मिलियन दी है। तो इक्वल्स टू 3.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, ये कर लेते हैं। तो हमारा आया 3 मिलियन आरओयू एसेट की वैल्यू आ गई। अब गेन्स फॉर राइट रिटर्न निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, गेन्स फॉर राइट रिटर्न, इसका भी सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो गेन हमने यहाँ निकाला था, हमारा 2.4 था। अभी हम यहाँ पे सेम प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू उठा लेते हैं और इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो हमारा गेन्स फॉर जो राइट रिटेन्ड जो हमने किया उसका गेन्स ही 2 मिलियन है। तो हमें जो हमारा गेन्स फॉर राइट्स ट्रांसफर्ड निकालने के लिए अब क्या कर सकते हैं, राइट्स, तो जो हमने ट्रांसफर किया है वो हमें टोटल गेन हुआ था 2.4 मिलियन का, माइनस 2 मिलियन हमारा रिटेन्ड है, तो 4.4 मिलियन हमारा ट्रांसफर का है गेन्स फॉर राइट। अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हम अपने एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, आरओयू एसेट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेबिट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रेडिट। तो आरओयू एसेट क्योंकि आपका नया नया आया है, डेबिट रहेगा यहाँ। एसेट किया तो हमें लाइबिलिटी भी करनी पड़ेगी। तो हमारी जो लीज लाइबिलिटी है, तो हमारी लीज लाइबिलिटी कितनी है 5 मिलियन की है, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दी है। तो एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया। अब हमने कुछ बेचा भी है, तो बेचा है तो हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा। तो कैश हमें बताया गया है कि हमें मिला है करेंटली 6 मिलियन। तो यहाँ पे कैश आ गया, कैश आया तो हमारे पास से कुछ गया भी है, वो है बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग गई है वो कितने की गई है, 3.6, जो उसकी कैरिंग वैल्यू थी उतने की गई है। अब हमें इस पूरे ट्रांजेक्शन में कुछ गेन भी हुआ है या लॉस हुआ है। अगर गेन है तो क्रेडिट करेंगे, लॉस हुआ है तो डेबिट करेंगे। तो हमें यहाँ पे गेन हुआ है 0.4 मिलियन का। तो ये इसकी टोटल एंट्री बनेगी। आइए देखें डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं। तो ये हमारी एंट्री है, बस यही एक एंट्री निकालनी होती है। ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप कोई भी सेल एंड लीज बैक को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा तो सब कुछ मार्केट टर्म पे था। मतलब अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो यहाँ जैसे यहाँ देखे, जो उसकी फेयर वैल्यू थी 6 मिलियन, 6 मिलियन में ही बेच दिया था। लेकिन अगर ये मार्केट टर्म्स पे नहीं होता, अगर फेयर वैल्यू 6 मिलियन है और इसको इसके बदले में हमें पैसे मिलते 6.5 मिलियन एक्स्ट्रा पैसे, या हमें कम मिलते 6 की जगह 5.5 मिलियन मिलते, तो देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा कुछ भी हो तो हम इस वैल्यू को कहाँ एडजस्ट करेंगे, लाइबिलिटी में एडजस्ट करेंगे। हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन इज नॉट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, और इफ द लीज एसेट आर नॉट एट द मार्केट रेट, तो हमें ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर जैसे बिलो मार्केट टर्म्स दिया है, जैसे 6 मिलियन जैसे पिछले में थी, हमें 5.5 मिलियन ही मिला है, तो हम ये मानेंगे कि ठीक है, हमने प्रीपेमेंट ऑफ हमने जो लीज की जो लाइबिलिटी थी या टोटल लीज की पेमेंट थी वो 50,000 हमने एक्स्ट्रा इनको प्री पे कर दिया पहले से। तो हम एक तरह से अपनी पेमेंट मान के चलेंगे लाइबिलिटी की। अगर अबव मार्केट टर्म्स उससे ज्यादा दे देते, वो 6.5 मिलियन दे देते, तो इसमें क्या होता है कि ये हम मानते कि उन्होंने हमें एडिशनल फाइनेंसिंग कर दी है, मतलब एडिशनल पैसे दे दिया, जाओ ऐश करो। तो अगर ऐसा केस होता तो हम क्या करते, तो भी हम इसको लाइबिलिटी में ही एडजस्ट करते, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी है वो इतने अमाउंट से कम हो जाती कंप्यूटेशन करने के लिए, एक्चुअल में नहीं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ट्रांसफर इज नॉट अ सेल। अब जनरली क्वेश्चंस में लिखा होता है दिस ट्रांसफर कंस्टिट्यूट्स अ सेल एज पर आईएफआरएस 15। लेकिन अगर आईएफआरएस 15 के सारे क्राइटेरियाज मीट नहीं हो रहे हैं और ये सेल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब क्या हमें ये पूरा कंप्यूटेशन करना, गेन्स फॉर राइट रिटेन्ड, राइट ट्रांसफर्ड, आरओयू, ये सब की जरूरत है या क्या करना पड़ेगा। तो इसमें कहते हैं इफ ट्रांसफर इज नॉट अ सेल एज पर आईएफआरएस 15, देन सेलर टू रिकॉग्नाइज द ट्रांसफर प्रोसीड्स एज फाइनेंशियल लायबिलिटी, जैसे कि जस्ट लाइक सिक्योर्ड लोन्स। तो ये हमें आईएफआरएस 9 बताएगा कि कैसे करना है। तो ये एक तरह के लोन का एग्रीमेंट हो गया। फिर ये ऐसा नहीं हुआ कि ये सेल, तो सिंपल सी बात है, आपके पास अगर व्हीकल था, आपने जाके अगर उसको सेल किया था और फिर लीज बैक किया था, तो सेल और लीज बैक था। लेकिन आपने उसको व्हीकल दे दिया था लेकिन सेल नहीं किया था। व्हीकल दे दिया, कहा कि आप रखो, इसके बदले में हमें पैसे दे दो ताकि हम अपना काम चला सकें। तो ये तो एक तरह से लोन एग्रीमेंट हो गया, तो उसको हम एज अ लोन एग्रीमेंट मान के चलेंगे।
आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है लेसर अकाउंटिंग। तो आइए अब हम देखते हैं लेसर अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमें पता होने चाहिए। तो लेसर का काम है एज पर IFRS 16, लेसर का काम है कि डिस्टिंग्विश करें बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। पहले एलआईसी भी करता था, अगर आप पुराने स्टैंडर्ड्स देखेंगे। और फाइनेंस लीज क्या होती है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन में, दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड, जितने भी रिस्क हैं और रिवॉर्ड है इंसिडेंटल टू ओनरशिप, मतलब अगर आप ओनर होते अगर सारे के सारे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए तो फाइनेंस लीज है। पहले हमें इसकी डेफिनेशन जो मिलती थी वो अभी भी एप्लीकेबल है, आप पुराने स्टैंडर्ड्स में देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि 90% अगर हमें पता करना होता तो हम कैसे करते थे, जैसे 90% ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट हमने लीज पे ही दे रखी है, ये 90%, मोर देन 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट हमने लीज पे दे रखी है। ऐसा कुछ अगर हमने किया जिसमें सब्सटेंशियली पूरे ही का पूरा एसेट एक तरह से उनका ही हो गया है, लेसी का ही हो गया है, तो फाइनेंस लीज होती थी। ऑपरेटिंग लीज क्या है, लीज दैट डज नॉट ट्रांसफर अबव, जो सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं करते हैं, जिसमें हमारे पास सब कुछ मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन रिटेन रहता है, जब वापस मिलेगा तो हम उसे यूज कर सकते हैं। फिर एक आता है गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब ये रेसिडुअल वैल्यू क्या है, जैसे कि नॉर्मली आपको पता है अगर आपने एक व्हीकल लीज पे दिया है तो 10 साल बाद ये मिनिमम 3 लाख या 4 का जाएगा। तो उसमें से गारंटीड क्या है, लेसी के हिसाब से लेसी आया बोला कि देखिए किसी हम कैसे यूज करें उसका, कुछ भी करें, जब हम आपको रिटर्न करेंगे तो मिनिमम ये आपको मार्केट में 2 लाख फैच करके देगा। मतलब रेसिडुअल वैल्यू 3 लाख थी, उसने कहा कि 2 लाख मिलेगा, तो ये तो गारंटीड है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में थे। लेसर के लिए भी यही पार्ट है, जो लेसी ने गारंटी किया है वही उसका गारंटीड है। अनगारंटीड क्या हो गया, जैसे 3 लाख में 2 लाख गारंटीड था, तो पोर्शन ऑफ अंडरलाइंग एसेट विच इज नॉट गारंटीड, जो 1 लाख था जो अभी गारंटी नहीं किया था, वो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू हो गई। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज अगर आप देखें तो क्या होगा, लीज पेमेंट्स रिसीवेबल, जो भी लेसर को लीज पेमेंट्स मिलना है, प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये उसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है लीज में। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे है, इसको जब हम प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे डिस्काउंट कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, जो हमने मतलब हम कमा नहीं रहे हैं, वो है ग्रॉस माइनस नेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे लेसर अकाउंटिंग को लेके। आगे हम इसको और भी चीजें देखेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फाइनेंस लीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फाइनेंस लीज बताया गया था दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो अब इसका मतलब क्या है, इसको डाइसेक्ट करके देख लेते हैं। तो रिस्क मतलब सारे ओनरशिप के रिस्क, अब जिसमें अगर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस आ गया, आपने खाली रखा नहीं चलाया, तो भी जो भी ऑब्सोलेसेंस आया वो सारे रिस्क आपके हैं। रिवॉर्ड भी सारे आपके हैं, जैसे ये मतलब। तो रिवॉर्ड्स क्या क्या होंगे, जब आप उस उस एसेट को ऑपरेट करोगे तो जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है, कल को उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो वो भी आपके ही रिवॉर्ड है। तो आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो कि फाइनेंस लीज से रिलेटेड है। तो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले, अच्छा जब क्लासीफाई हो गया फाइनेंस लीज है और हम लेसर हैं, तो हम तो एक चीज मान लेंगे कि अब हम इसको एसेट कहना बंद कर देंगे, क्योंकि ये तो फाइनेंस लीज है, अब हम इसको एसेट नहीं कहेंगे, अब हम इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो एक तरह से फाइनेंस हो गई। अब हम दो चीजें रिकॉर्ड भी करेंगे। अब पहले जो हमें पेमेंट आती है वो एक तरह से हमारी ऑपरेटिंग इनकम रहती है, लेकिन अब नहीं, अब तो ये फाइनेंस इनकम है। तो फाइनेंस इनकम मतलब सिंपल है, आप इसको एज अ लोन की तरह देखिए कैसे भी। तो जैसे आपने लोन किसी को दिया, आप उससे पैसे आ रहे हैं, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा और इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। तो आप जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में करते रहेंगे। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से पहले जो आपने लोन अमाउंट दिया उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू फ्रॉम लेसी रिकॉर्ड एज रिसीवेबल एज नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। तो जो भी आपको पैसा मिलना है उसको आप मान के देखिए, जैसे आपने दिया तो एसेट है, पर इधर आप मान के समझिए आपने लोन दिया है अब, क्योंकि आपको जो वापस आएगा वो पैसे ही आएगा, आपका एसेट तो अब गया, वो तो फाइनेंस लीज है, वही पूरा यूज करेगा। तो आपने उसको एक तरह से आपने कुछ मान लीजिए जैसे कुछ भी दे दिया, आपने उसको पैसे दे रखे हैं, तो अब आपको जो भी पैसे वापस मिलने हैं तो वो आपके क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट है लीज में। ठीक है। रिकग्निशन ऑफ फाइनेंस इनकम शुड बी कांस्टेंट पीरियोडिक रेट ऑफ रिटर्न। तो अब आप इसको रिकग्नाइज कैसे करेंगे, आप इसको जैसे मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर रिकग्नाइज करेंगे। रिकग्नाइज कैसे करना है, जितने भी पेमेंट्स आना है, जो भी मंथली पेमेंट या वो आना है, उसको दो पार्ट में कर देंगे। एक होगा आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा, एक होगा आपका इंटरेस्ट रीपेमेंट होगा, और उसी तरह से हम कॉन्स्टेंटली इसको करते जाएंगे। लीज पेमेंट्स एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सर्विस, मतलब वेरिएबल हटा देंगे, कि कई बार होता है कि उसमें वेरिएबल भी इंक्लूड होता है, जो भी फिक्स पेमेंट्स आनी है एक तरह से, शुड बी अप्लाइड अगेंस्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज सो एज टू रिड्यूस प्रिंसिपल एंड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो इसको अब हम कैसे करेंगे कि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कुछ नहीं, एक तरह से इंटरेस्ट का दूसरा नाम बोला गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि जब भी हमारा पेमेंट आ रहा है, फिक्स पेमेंट जो आ रहा है, उसको हम अप्लाई करेंगे हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो भी था, उसमें प्रिंसिपल और एक तरह से अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम में सेग्रीगेट करके रिकॉर्ड करते जाएंगे। और ये सारे हमने पहले देखे थे प्रीवियस स्लाइड में, तो आप वापस जाके उनकी डेफिनेशन देख सकते हैं। एनी रिडक्शन इन अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू टू बी रिकग्नाइज्ड इमीडिएटली। तो पहले जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, यूआरवी था हमारा 1 लाख,
जो कि अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू था, जो कि हमें नुकसान था एक तरह का। अगर ये चेंज होकर 1 से 1.5 लाख होता है, 0.5 लाख आपका एडिशनल नुकसान है, तो इसको इमीडिएटली एज पर, हम तो अकाउंटेंट है, अगर नुकसान है तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसमें अच्छा कुछ चीजें उन्होंने ऐड करने को कही है कि अगर आप करना चाहें तो, करना चाहें नहीं, करना ही पड़ेगा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस बाय, तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने लीगल फीस दी, कमीशन दिया, नेगोशिएट करने के लिए किसी को कमीशन दिया, तो ये सारी आपकी इनिशियल डायरेक्ट फीस होगी जब आप एक तरह से अपना एसेट को लेसी को दे रहे थे। तो ये सारे जो भी हैं एक्सपेंसेस बाय द लेसर फॉर लेसी एंड इम्प्लिसिट, तो ये जितनी भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, ये सारे आप ऐड कर सकते हो, आर इंक्लूडेड इन द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो जो आपका पहला जो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज था, इसमें से आप कोई भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कभी भी अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बढ़ती है तो उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। आइए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग देखते हैं, एक चीज है कि जो लेसर है, अगर वो मैन्युफैक्चरर है या डीलर है वो है, तो वो क्या करेगा कि जब आप उससे लीज लेने जाएंगे या उससे कोई भी एसेट लेने गए, तो आपको दो ऑप्शन दे देगा कि भाई या तो आप आज की डेट पे हमसे खरीद लो या लीज पे ले लो। अच्छा, इसके पीछे को इसको देखते हैं कि क्या हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि आप ही मैन्युफैक्चरर है, तो आपके पास दो ऑप्शन, आपके पास कोई आया, आपका एक बड़ा सा एसेट है, मशीन है, खरीदना है। अगर वो आज की डेट पे खरीद के लेके जाता है तो आपके आज ही की डेट पे आपको सारा का सारा प्रॉफिट हो जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, उस पर टैक्सेस आज की डेट पे देना पड़ेगा। तो आपने दिमाग लगाया कि नहीं यार, इस हिसाब से तो ये बड़ी मशीन है, बड़ा प्रॉफिट बनता है और बड़ा टैक्स देना पड़ेगा, क्यों ना इसको किसी तरह से कम कर सके, इसको ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो आपने क्या, आपने बायर को ऑप्शन दिया भाई इसको खरीदो नहीं, आप क्या करो, इसको हमसे लीज पे ले लो, 5 साल की लीज पे ले लो, और आप इक्वली जो पेमेंट करते हो वो लीज पे देना। तो उसने कहा यार लीज पे लेंगे तो हमें तो थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 5 साल में मांग रहे। तो आपने कहा कि ठीक है, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% चल रहा है, आप सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट पे आप ये ले लो, आप सिर्फ जो भी पेमेंट है उस पर बस 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऐड करके हमें पे करते रहना। तो इसमें आपने क्या किया, पहले तो आपने अपने प्रॉफिट को जानबूझ के इस साल में ना करके 5 साल में बांट लिया। फिर दूसरा क्या हुआ, आपने इंटरेस्ट जो आप, अगर आप नॉर्मली लीज किस बाहर देते तो आप उस पर 7% की इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता, लेकिन आपने सिर्फ 1% पे दे दिया, जानबूझ के इंटरेस्ट रेट कम रखा, क्योंकि आपको किसी भी तरह से वो 5 साल में आपको इनकम दिखानी थी, तुरंत के तुरंत नहीं दिखानी थी। तो इस तरह से आपने इसकी ये डीलिंग कर ली। तो इस डीलिंग को IFRS 16 ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा ठीक है हम समझ गए तुम क्या करना चाहते हो, इसके लिए हम सिंपल सा करेंगे कि आप दे दो, आप ऑप्शन दे दो, चाहे बाय और लीज का दे दो। अब इसमें आपकी दो तरह की इनकम होगी, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ इनकम। एक होगी प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू दैट ऑफ एन आउटराइट सेल, और दूसरी होगी फाइनेंस इनकम ओवर लीज टर्म। तो कहते हैं ठीक है, अगर बाय कर लिया तो आप तुरंत ही सारा ही सेल के आप सारा का सारा गेन आप तुरंत ही रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन अगर आपने लीज पे दिया है तो हम मान के चलेंगे कि आपने सेल ही करी है, और हम देखेंगे कि अगर आप सेल करते तो आप कितना कमाते हैं। अगर सेल करते तो आपको एक्स प्रॉफिट होता, तो उसको तो आप आज ही की डेट में प्रॉफिट को पूरा रिकॉग्नाइज कर लिया। इसके ऊपर जो आपको जो भी पैसा मिलेगा वो हम मानेंगे कि आपकी, जो आपको लीज में वो देने वाला है, वो हम मानेंगे आपकी फाइनेंस इनकम है। तो वो आप अपने एज अ फाइनेंस इनकम, इंटरेस्ट इनकम आप दिखाते रहना लीज के पीरियड टर्म में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से IFRS 16 ने ये चीज ही हटा दी कि अगर आपने लीज पे दिया है, ठीक है आप लेसर हो, बहुत अच्छा काम किया आपने लीज पे देके, अब इसको सेल मान के रिकॉर्ड कर लो, इसके ऊपर जितना भी मिलेगा वो फाइनेंस इनकम मान लेंगे। ट्रीटमेंट एज पर IFRS 16 क्या है, recognize the selling profit or loss in the income statement, आउटराइट सेल मान के आप इसको कर लो। इफ इंटरेस्ट रेट्स आर आर्टिफिशियली लो, रेस्ट्रिक्ट द सेलिंग प्रॉफिट टू द कमर्शियल रेट। अभी इंटरेस्ट रेट क्या है, अभी जानबूझ के, जैसे उसने कहा कि नहीं 7% की जगह 1% का ही आप इंटरेस्ट देना, आप ज्यादा नहीं देना, पैसे हमें कम भी चलेंगे, तो उसने जानबूझ के इसको कम रखे थे। कम क्यों रखे थे, ताकि उसको तीन कम, मतलब वो एक्चुअल तो सेल ही कर रहा है, दिखाया एज अ लीज रहा है। तो अगर उसने जानबूझ के ऐसा कुछ लो कर रखा है तो फिर हम क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट भूल जाएंगे, हम कमर्शियल इंटरेस्ट रेट या मार्केट इंटरेस्ट रेट है उसको उठा के फिर हम कंप्यूट करेंगे। फिर रिकग्नाइज कॉस्ट, अगर कोई भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है जैसे नेगोशिएशन वगैरह की, तो उसको इमीडिएटली आप एज एन एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लीजिए कि आपके वो सेलिंग एक्सपेंस है। चलिए अब हम आगे देखते हैं ऑपरेटिंग लीजेस। ये हम सिर्फ लेसर की तरफ से देख रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ऑपरेटिंग लीजेस की, जो कि फाइनेंस लीज नहीं है, और फाइनेंस लीज क्या है, जो कि ऑपरेटिंग लीज नहीं है। ये सबसे आसान डेफिनेशन है, पर एक को हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे फाइनेंस लीज होती है जिसका मतलब होता है कि विच ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में क्या है, विच डज नॉट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड, वो आपकी ऑपरेटिंग लीज हो गई। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, आसान है। जो फाइनेंस है उसमें आप इन्वेस्टमेंट मानते हो, जो ऑपरेटिंग है उसमें आप अपने एसेट को अपना ही एसेट मानते हो। तो आप उसको अपना एज अ एसेट, आप फिक्स्ड एसेट्स में आप रजिस्टर रखोगे, उसको डेप्रिशिएट करते रहोगे ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, जैसे आप नॉर्मली करते थे एज पर योर IS ऑन फिक्स्ड एसेट्स। टी 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 कट कट कट
इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग लीज, जो इनकम है उसको आपको कैसे करना है, तो जब आपने लीज पे दिया तो आपको कुछ इनकम आ रही होगी, उसको आप जो भी फिक्स्ड इनकम है उसको आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे जो भी लीज का पीरियड है उस पर रिकग्नाइज करते रहिए। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, अगर कोई आपने कॉस्ट इनकर करी है लीज देने में, तो वो जितनी भी कॉस्ट है वो वापस जाके आप कैरिंग अमाउंट में ऐड कर दीजिए, उसको डेप्रिशिएट करती रहिए। और क्योंकि आपके पास ये एसेट है, आप इस पे नॉर्मल एसेट अकाउंटिंग लगा रहे हैं, तो आप इसमें इम्पेयरमेंट भी चेक करते रहेंगे। अगर इसको इम्पेयर करना है तो एज पर IAS 36 जैसे भी इम्पेयर करते हैं वैसे आप इम्पेयर कर सकते हो। और इसमें अगर आप मैन्युफैक्चरर या डीलर भी हो तो आप इसमें सेलिंग प्रॉफिट नहीं करोगे, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है ना, एसेट आपका ही रहता है, वो उसका नहीं बनता है। अगर आप देखो लेसी का नहीं बनता है, तो क्योंकि ये आपका ही एसेट रहेगा तो ये एक तरह से सेल नहीं हुई है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है ये वाली। अच्छा, सब लीज क्या होता है कि हमने जैसे किसी और से एक व्हीकल लीज पे लिया, फिर हमने और किसी थर्ड पार्टी को या किसी और नए बंदे को हमने उसको फिर से लीज पे दे दिया कि जाओ तुम इसको करो। तो इसमें तीन पार्टी हो गई। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, एक हेड लेसर हो गया जिसने सबसे पहले खुद का व्हीकल खरीदा था या एसेट खरीदा था या जो भी किया था, तो वो तो अपना हेड लेसर हो गया। सेकंड क्या हुआ, इंटरमीडिएट लेसर हो गया, मतलब कि हमने उसको लीज पे ले लिया था, तो हम उसके ओनर तो नहीं है बट हम इंटरमीडिएट लेसर हो गए। और हमने फिर क्या किया, थर्ड को दे दिया जो कि फाइनल लेसी हो गया। अभी ये इसमें तीन पार्टी रही। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, हम जो इंटरमीडिएट लेसर हैं हमको एसेस करना पड़ेगा वेदर द सब लीज इज अ फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ROU एसेट बीइंग लीज्ड। तो हमारे पास तो पहले दोनों अकाउंटिंग हो जाएगी, एक तो लीज की, नॉर्मल लीज की एज अ लेसी हम अकाउंटिंग करेंगे। जब हमने उसको किसी और थर्ड पार्टी को दे दिया आएगा जो कि फाइनल बंदा है, उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अब क्योंकि हम एक इंटरमीडिएट लेसर भी हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग लीज है, और उस हिसाब से फिर हम इसकी अकाउंटिंग भी कर पाएंगे। तो सिंपल इसी के साथ यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।